नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का मेरे इस खास कार्यक्रम पीपुल वर्सेस पॉलिटिक्स में स्वागत है। आज का विषय बेहद गंभीर है, इसलिए ध्यान से आप सुनिएगा। हाल के दिनों में आपने भक्त और ट्रोलर्स के बारे में सुना होगा। अब ये भक्त और ट्रोलर इतने बेलगाम हो गए हैं कि मुख्य न्यायाधीश को नियमित तौर पर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार बनाते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। ये पहले नहीं होता था। मौजूदा वक्त में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को ट्विटर पर कई हफ्तों तक टॉप ट्रेंडिंग पर रखने की योजना बनी और ऐसा किया भी गया। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या है जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को ऑनलाइन ट्रोल्स का पसंदीदा बना देता है? क्या कोई ट्रोल सेना है? और इनमें से कितनी सामग्री भाजपा झुकाव वाले डिजिटल प्रभावशाली लोगों से आती है? मिशिगन यूनिवर्सिटी और एक न्यूज वेबसाइट है न्यूज लॉन्ड्री, उसकी वेबसाइट ने एक शोध किया और पाया कि 1 जनवरी से 20 अप्रैल तक ट्विटर पर हैशटैग नॉट माई सीजेआई, हैशटैग अंडर सुप्रीम कोर्ट, हैशटैग जेंडर बेस्ड लॉ, हैशटैग जुडिशरी मस्ट अपोलॉजी ट्रेंड हुआ और इसमें बीजेपी समर्थित झुकाव वाले लोग शामिल थे। तो समझना यह जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है और मोदी को महान बनाने में इसकी क्या भूमिका है। ये बहुत गंभीर विषय है, गंभीर बात है और इसे समझना इसलिए भी जरूरी है कि हम और आप रोजाना इस तरह की सेना से भिड़ते हैं, दो चार होते हैं। जरा गौर करिए कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा करते हैं, उनकी पार्टी के वफादार इसे भारतीय जनता पार्टी के सामने एक राजनयिक तख्तापलट के रूप में पेश करने के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण शोर मचाने लगते हैं। अभी हाल ही में जब मोदी विदेश यात्रा पर गए तो देखो कैसे तमाशा किया गया। हालांकि मोदी को उतना मजा नहीं आया क्योंकि भारत के मुसलमानों के साथ उनकी सरकार के व्यवहार के बारे में मोदी से सवाल करने वाली वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी को ट्रोल करने की व्हाइट हाउस ने निंदा कर दी और इसके अलावा भारत के अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार के परिणामों के बारे में चेतावनी देने के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर उनके हमलों ने मोदी की यात्रा की तुलना में ज्यादा हेडलाइन बटोर ली, ज्यादा सुर्खियां मिली। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि मोदी टीम ने ट्रोल आर्मी को कैसे तैयार किया, ये कैसे काम करती है, इसका मानस कैसे काम करता है। ये ट्रोल आर्मी सिर्फ सीजेआई की ही नहीं बल्कि शिक्षाविद वेंडी डोनिगर और आंड्रे टुस्के, कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग, पत्रकार मेहदी हसन और मैथ्यू के पीछे भी पड़ चुकी है। मोदी की पूजा का एक संस्कारित असामाजिक संबंध है। जैसे कि मोदी राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर उभरे, उनकी जीवन गाथाओं से लोगों को अचंभित कर दिया गया, उनको आकर्षित किया गया। बताया गया कि कैसे एक गरीब तबके से निकले मोदी ने तथाकथित गुजरात मॉडल बनाया, इसके लिए अभियान चलाया और सांप्रदायिक राजनीति की नई धारा शुरू कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि 2014 के आम चुनाव में जिन 189 निर्वाचन क्षेत्रों में मोदी की भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ आमने सामने थी, सीधी टक्कर थी, वहां उसने 166 सीटें जीती। यानी उनकी कुल सीटों का लगभग 60% बीजेपी जीत गई। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाहर 144 निर्वाचन क्षेत्रों में जहां भाजपा सीधे तौर पर कांग्रेस के खिलाफ नहीं थी, वहां केवल 56 सीटें ही वो जीत पाई। ये प्रवृत्ति काफी हद तक 2019 में भी रिपीट हुई। जानकार कहते हैं कि मोदी के समर्थकों ने मुद्दों के आधार पर उन्हें वोट नहीं किया, बल्कि उनके लिए अपने वोट को तर्कसंगत बनाने के लिए अपने मुद्दे थे और ये उन्होंने खुद ढूंढे। ये बहुत बारीक फर्क है और पहले और आज के चुनाव का फर्क भी है, इसलिए क्योंकि मोदी का एक पंथ बन चुका है जिसमें भक्त भी हैं और उन्हें भक्त कहते हैं और शीर्ष नेताओं से लेकर आम भक्तों तक सभी एक ही भजन गाते हैं अपने भगवान के लिए। भगवान से मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे। सितंबर में भारत की 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाने के लिए अमेरिका में एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोर देकर कहा था कि तथ्य यह है कि हमारी राय मायने नहीं रखती, कि हमारे विचार मायने नहीं रखते और वास्तव में आज हमारे पास अपने समय के बड़े मुद्दों को आकार देने की क्षमता है और ये सब इसलिए क्योंकि हमारे पास मोदी है। इतना ही नहीं, 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने मोदी को एक बहुमुखी प्रतिभा वाला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशंसित दूरदर्शी कहा था, जो विश्व स्तर पर सोचता है और स्थानीय स्तर पर कार्य करता है। यानी ये वो मंडली है जो 24 घंटे जप नाम की मुद्रा में रहती है, उनके नाम या चेहरे का टैटू गुदवाकर जन्मदिन मनाती है और इन सबको एक धागे में बांधता है मुख्य धारा का मीडिया।
जो प्योंगयांग को इस तरह से शर्मिंदा करता है जिस तरह से वो मोदी की प्रशंसा करता है। कोशिश है कि एक एक करके ये सिजोफ्रेनिक गणराज्य बनाने की शुरुआत हुई है। एक लेखक और दार्शनिक हैं अम्बर्टो इको, वो कहते हैं कि फासीवाद अपमान पर पलता है, चाहे वो आर्थिक हो, राष्ट्रीय हो, लिंग आधारित हो या नस्लीय हो, और अनुयायियों को उनकी हताशा प्रोत्साहित करती है जो कुछ कमजोर तर्कों के माध्यम से समाज की सभी समस्याओं का स्रोत बन जाते हैं। बयानबाजी के लगातार बदलते फोकस से दुश्मन एक ही समय में बहुत मजबूत और बहुत कमजोर होते हैं। मोदी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने अपने समर्थकों की बुनियादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है और इसकी शुरुआत 2005 से हुई जब मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। उस वक्त गुजरात पुलिस ने सोहराबुद्दीन शेख नाम के एक वांछित व्यक्ति और उनकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी, और इससे पहले उन्होंने कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ में एक युवा महिला इशरत जहां समेत 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऐसी न्यायोत्तर हत्याओं के लिए आलोचना झेलने पर मोदी ने 2007 में एक रैली की और उसमें एक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि शेख को वो मिला जिसके वो हकदार थे। उन्होंने पूछा कि अवैध हथियारों के साथ पाए गए एक व्यक्ति को क्या किया जाना चाहिए। उसे मार डालो। भीड़ चिल्लाई कि उसे मार डालो। ये उस शुरुआत थी। मोदी अपनी और अपने राजनीतिक आचरण की वैध आलोचना को अपमान और उत्पीड़न के बारे में उत्तेजक बयानबाजी में ढालने में माहिर माने जाते हैं। इसके माहिर खिलाड़ी हैं। वो अपनी खुद की पहचान को राज्य की पहचान के साथ जोड़ देते हैं। 2002 के गुजरात नरसंहार के बाद जब वो शायद राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर हालात में थे, तो उन्होंने पीड़ितों को बढ़ावा देने के लिए गुजरात गौरव यात्रा नाम का एक राज्यव्यापी अभियान चलाया था गुजरात में। यही वो दौर था जब उन्होंने अपने पॉलिटिकल स्क्रिप्ट को परफेक्ट करने की शुरुआत की, और परफेक्ट किया भी। चाहे चुनावी रैलियों को संबोधित करना हो या नए नागरिकता कानून और किसानों के विरोध प्रदर्शन जैसी नीतिगत चुनौतियों का जवाब देना हो, मोदी हमेशा शिकायत की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने हाल ही में विपक्ष द्वारा कथित तौर पर उन पर लगाए गए 91 अपशब्दों को गिनाया था कर्नाटक चुनाव में, और इसे ओबीसी समुदाय जिससे वो ताल्लुक रखते हैं और खुद भारत के अपमान के साथ जोड़ने की कोशिश की, हालांकि वो इतना कामयाब नहीं हुआ। ट्रोल विशेष रूप से सहानुभूति की कमी के प्रति संवेदनशील होते हैं। वो अपनी विचारधारा में निहित हीन भावना को पीड़ित होने की आड़ में छुपाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि शिकार राजनीतिक रूप से बिकता है, इसलिए ट्रोल अपने शिकार होने के प्रति आश्वस्त हैं और स्वाभाविक रूप से सभी तरह के षड्यंत्रकारी दुश्मनों के खिलाफ अपने जनजाति की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। वो ये करना चाहते भी हैं। ट्रोलिंग खुद को एक विश्वास दिलाने का कार्य है कि वो वास्तविक या काल्पनिक दुश्मन पर शक्ति का दावा कर सकता है। अगर दुश्मन नाराज हो जाए, डर जाए या चुप हो जाए, तो ट्रोल को ऐसा लगता है कि वो जीत गया। जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 में चेतावनी दी थी कि हमने से ज्यादातर लोग आजादी से ज्यादा खुशी को प्राथमिकता देते हैं, और इसलिए ट्रोल लगातार चिल्लाते रहते हैं कि युद्ध ही शांति है, अज्ञानता ही आनंद है और स्वतंत्रता ही गुलामी है। तो साहब, ये दौर ऐसा ही है। यहां अज्ञानता में आनंद की प्राप्ति करना होता है, और ये बूटी मोदी जी ने ट्रोलर्स को, भक्तों को सुंघा दी है, इसलिए सब मस्त हैं। ये एक सच्चाई है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिर चाहे वो सीजेआई हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो संविधान हो, या फिर कोई भी हो, सभी को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि ये काल्पनिक खुशी है जो मोदी ने अपने भक्तों को दी है, और उनकी एक अपनी परफेक्ट स्क्रिप्ट है जिस पर वो काम कर रहे हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए और आप जरूर बताइए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।